नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री की क्लासेज में हम समव्यवस्था का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो समव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर हमने समव्यवस्था की परिभाषा, उसके प्रकार पढ़े थे, और सेकेंड जो क्लास थी, कल की क्लास जो थी, उसमें हमने समव्यवस्था में प्रकार इसके कुछ पढ़े हैं, है ना। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा उनके लिए कुछ समझ में आ जाएगा, और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, समव्यवस्था का मतलब क्या होता है, बताइए। समव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अच्छा, बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी आप जब क्लास में आओ, तो क्लास में आने से पहले, मतलब क्लास में जब बैठो या पढ़ाई करने बैठो, तो उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन किया करिए कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं। अच्छा, ये पढ़ने वाला हूं, ठीक है, तो इसके बारे में जानूंगा मैं, ऐसे मतलब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। और क्यों पढ़ रहा हूं, ये मेरे सिलेबस में है, और इसमें क्या क्या चीज जानूंगा, तो पहले उस चीज को क्लियर कर लीजिए। मतलब अपने माइंड को खाली करके आइए। कभी भी ये सोच के पढ़ाई मत करना कि इसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है यार, ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देख लेता हूँ क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। ना 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 भाई, एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है, आपको आता है, आप मानते हैं 11 12 आप पढ़ के आए हो या 12th में हो, लेकिन आप फिर भी अपने आप से बिल्कुल ये कीजिए कि यार मुझे इसके बारे में नहीं पता, चल मैं देखता हूँ यार आज इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है, मतलब इसको और डिटेल में मैं पढ़ता हूँ। तो अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको अंदर से इच्छा जागेगी कि यार हाँ, इसको मैं समझता हूँ, पढ़ता हूँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। हम बोलते हैं ना यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है यार, अरे मन काहे नहीं लगेगा, मन लगेगा, आप लगाओ ना मन को, आप बैठो शांति से, है ना, और पूरी तैयारी के साथ में बैठ के, और फिर जब पढ़ना है तो तब पढ़ना ही है, दूसरे काम साइड में कर देने चाहिए। मोबाइल को, अगर आप पर्सनली मोबाइल यूज करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, आप स्टूडेंट हो और सीरियसली स्टडी करते हो तो एरोप्लेन मोड पे डाल दिया करो। आपका नहीं कोई बड़ा बिजनेस चल रहा, बड़ा कोई लॉस हो रहा, अपना मेन काम है पढ़ाई, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, चलिए, तो समव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। समव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इनके अणुसूत्र तो कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया था कि जैसे कि कोई 2 भाई बहन है, ठीक है, भाई हैं, बहन है या भाई बहन है, तो वो बिलोंग तो एक जगह से कर रहे हैं, घर उनका एक ही है, अणुसूत्र तो उनका समान है, पेरेंट्स का नाम उनका एक ही रहेगा, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो एक ही रहेगी, लेकिन उनके कैरेक्टर्स तो अलग अलग हैं, चाहे वो फिजिकली कैरेक्टर देखें या मेंटली कैरेक्टर देखें हम, ठीक है, गुण जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, समावयवी यौगिक कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम समव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? गुड। चलिए, तो ये तो था समव्यवस्था की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि समव्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। संरचनात्मक समव्यवस्था पढ़ा था और त्रिविम समव्यवस्था पढ़ा था। संरचनात्मक समव्यवस्था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है वो अगेन 5 टाइप्स में क्लासिफाई है, 5 प्रकार, 5 भागों में वर्गीकृत है, और वो त्रिविम समव्यवस्था 2 भागों में वर्गीकृत है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसको, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 5 भाग जो है वो आपके सामने दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं? श्रृंखला समव्यवस्था, स्थिति समव्यवस्था, क्रियात्मक समव्यवस्था, मध्याव्यवस्था व चलाव्यवस्था। इनमें भी हमने इन तीनों को ऑलरेडी पढ़ लिया है। किन तीनों को? इन तीनों को। तो एक एक लाइन में हम इसको खत्म कर देते हैं, टेंशन मत, तो जल्दी निपटा देंगे, है ना। फिर हम हमारी मेन पे चलते हैं, उसको हम कंप्लीटली डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है श्रृंखला समव्यवस्था। श्रृंखला समव्यवस्था, मैंने आपसे कहा था कि समव्यवस्था में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो उसका नाम है वही उसमें परिवर्तन होगा, है ना। तो श्रृंखला समव्यवस्था का सीधा सा मतलब क्या है कि इसकी श्रृंखला में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी श्रृंखला में परिवर्तन आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समव्यवस्था कहते हैं, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखे थे। ओके, उसके बाद दूसरी है स्थिति समव्यवस्था। स्थिति समव्यवस्था क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में, अब स्थिति किसकी? क्रियात्मक समूह की स्थिति। कोई भी कार्बनिक यौगिक है या कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है, उससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। पहले 1 नंबर पे जुड़ा, हमने कल एल्कोहल का एग्जांपल देखा था, याद हो तो, एल्कोहल जो है 1 नंबर पे जुड़ा है, फिर हो सकता है दूसरी बार वो दूसरे नंबर पे जुड़ जाए। तो यौगिक सेम है, उसका अणुभार समान रहेगा, लेकिन उस क्रियात्मक समूह वो नच रहा है। क्रियात्मक समूह कभी 1 पे, कभी 2 पे, और बड़ी श्रृंखला है तो 3 पे भी आ सकता है, ऐसे, है ना।
तो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति समावयवता कहते हैं। क्लियर। उसके बाद तीसरे प्रकार की हमारी जो समावयवता है वह है, देखो कॉलम नीचे आ गए, तीसरे प्रकार की समावयवता है वह है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक श्रृंखला या कार्बनिक यौगिक कि जिनमें क्रियात्मक समूह में परिवर्तन आता है, क्या होता है, क्रियात्मक समूह में परिवर्तन आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। कैसे, जैसे एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल ईथर में बदल जाएगा, ठीक है, और उस प्रकार से जैसे कि एल्कोहल ईथर में बदल गया, साइनाइड है वो आइसोसाइनाइड बदल गया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में, इस प्रकार से और भी काफी सारे हमने पढ़े थे, ठीक है। कार्बोक्सिल अम्ल है वो एस्टर में बदल जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या हो रहे हैं, इनके क्रियात्मक समूह है वो दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा था, क्रियात्मक समूह समावयवता कहा था। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मध्यावयवता, ठीक है। मध्यावयवता क्या आती है, इसको हम मिटा रहे हैं और हम शुरू करते हैं आगे इन दोनों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों पेन को भी लेके बैठा करें, नोट डाउन करते हुए चलें। वीडियो यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक छूट रहा है तो वीडियो को पीछे कर लें। चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मध्यावयवता के बारे में। देखो इसके भी नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है कि मध्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। क्या होगा, मध्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक कि जिनके मध्य में जो क्रियात्मक समूह समावयवता है, सॉरी जो क्रियात्मक समूह है वो परिवर्तित होता है, उसके स्थान में परिवर्तन आता है। क्या होता है, जो मध्य में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके स्थान में परिवर्तित आएगा और वो एल्किल समूह के द्वारा स्थान में परिवर्तित आएगा, तो उससे हम कहेंगे मध्यावयवता समावयवता, ठीक है। तो यह है जो समावयवता दर्शाई जाती है वह है ईथर के द्वारा, ठीक है, एमीन के द्वारा, वह कीटोन के द्वारा दर्शाई जाती है। क्या, खास करके किसके द्वारा, ईथर, खासकर 2 डिग्री एमीन और कीटोन, इनके द्वारा यह समावयवता दर्शाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या, देखो दोस्तों इसको हम एल्किल, जो कार्बनिक समूह होता है उसको हम एल्केन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, अगर सिंपली, लेकिन वो किसी से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल बोल देते हैं। और एल्किल को हम आर के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, आर के द्वारा। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और ये भी एल्किल समूह, ये भी आर है, तो ROR क्या होता है, ईथर होता है ना, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। तो ये क्या हमारा ईथर है। अब इसमें परिवर्तित कैसे आएगा, मैंने कहा था ये क्या होता है, इसमें जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो एल्किल समूह के द्वारा उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो अब क्या बनेगा, जो नेक्स्ट इसमें बनने वाला है वो क्या बनेगा, नीचे लिख रहे हैं, उधर आपको दिखेगा नहीं, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये CH3CH2 और ये CH2 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, अगेन CH2 ऑक्सीजन और O और CH3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका नाम है हमारा, इसका नाम कैसे लिखते हैं, हमने नामकरण पढ़ा था, ठीक है। ये एथिल समूह है तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और इसका नाम हो जाएगा हमारे मेथिल प्रोपिल ईथर, इस प्रकार से। तो दोनों के अलग अलग नाम हो गए, इनकी संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। मतलब देखें यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो अब ये क्रियात्मक समूह जो है वो मध्य में था और मध्य वाले क्रियात्मक समूह का परिवर्तन हो रहा है, उसका विस्थापन हो रहा है किसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा, CH2 समूह के द्वारा उसका विस्थापन होता है। तो उस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, मध्यावयवता समावयवता कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ये तो है हमारा ईथर का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम एमीन का, ठीक है। एमीन का है, एमीन किस प्रकार से समावयवता दर्शाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि एमीन है तो उसकी भी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 NH और CH3, ये एमीन है, ठीक है, जो पहले नंबर कार्बन जुड़ा है। दूसरा परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, इसमें परिवर्तन जो आएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, ये क्या होगा, ये NH2 समूह यहां आ जाएगा और ये CH2 समूह जो है वो यहां चला जाएगा, इस प्रकार से। तो मध्य में, अंदर मध्य में क्या हो रहा है, उस क्रियात्मक समूह में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको मध्यावयवता समावयवता कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2, ये NH यहाँ पे आ गया, तो NH और ये CH2 यहां चला जाएगा, CH2 और CH3 एज इट इज है हमारा, इस प्रकार से, ठीक है। सेम ऐसे ही आप कीटोन में ले लीजिए, कीटोन, क्योंकि ये तीनों दर्शाते हैं, कौन कौन से दर्शाते हैं तीनों,
एक तो ईथर दर्शाता है समानता को, 2D केमिन दर्शाता है, और कीटोन दर्शाता है। कीटोन में भी कीटोन में भी क्या होता है कि बीच में CO समूह आता है ना, कीटोन का सूत्र CO होता है, बीच में CO समूह होता है, तो वो क्या होगा, उसकी स्थिति भी इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो कीटोन का आप एक बार करके देखना, एग्जांपल करके देखना, या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, थर्ड क्वेश्चन, उसका आपको करके लाना, जैसे कि CH3 CH2 CO और CH2 CH3, इसका आपको करना है कि इसका जो मध्यावर्त समावता जो यौगिक है जो बनेगा वो क्या बनेगा। आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, कट गया। ओके, तो ये दो समझ में आ गए। कीटोन का हम देखते हैं एक बार। कीटोन का जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन का क्रियात्मक समूह है, और CH2 CH3। अब इसका आगे क्या बनेगा वो आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात कि मध्य में जो क्रियात्मक समूह है, जो क्रियात्मक समूह मध्य में आता है श्रृंखला के, उनमें परिवर्तन आ रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यावर्त समावर्ता कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी समावर्ता है वह है चलावर्ता। ओके, इसको भी मिटा देते हैं। नंबर 5th नंबर की और सबसे लास्ट है किसकी, संरचनात्मक समानता की सबसे लास्ट है चलावर्ता। चलावर्ता समावर्ता, इसमें क्या होती है चलावर्ता में, यह जो है पहली बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन व ईथर, एल्डिहाइड कीटोन तथा ईथर, सॉरी ईथर नहीं एस्टर है ना, एल्डिहाइड कीटोन तथा एस्टर के द्वारा यह समानता जो है वह दर्शाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः ये होता है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि द्विबंध या त्रिबंध में पाया जाता है, ठीक है। हमने आपको याद हो तो आइसो संकरण जो पढ़ा था उस चैप्टर में हमने क्लियर किया था, पाईबंध और सिग्माबंध क्या होते हैं। तो पाईबंध क्या होता है, द्विबंध में पाया जाता है। और इस समावर्ता के अंदर क्या होता है, चलावर्ता, नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक समूह से, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर चले जाते हैं। क्लियर हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधी सी बात डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चलावर्ता समावर्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले एल्डिहाइड का देखते हैं ना। एल्डिहाइड का इसमें एग्जांपल देखिए किस प्रकार से होता है। तो एल्डिहाइड का कोई सूत्र है जैसे कि CH3 और CHO, ठीक है। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, CH3 और C और O के बीच में हमेशा द्विबंध पाया जाता है, और यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, H लिख दूंगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अब इससे आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, तो देखो हमने क्या कहा है इसमें, पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर इस समावर्ता को दर्शाते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध में पाया जाएगा। मतलब द्विबंध, खासकर द्विबंध जो है वह क्या हो जाएगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये द्विबंध है, मतलब यहाँ पे पाईबंध है ना। तो ये पाईबंध क्या करेगा, ये पाईबंध यहाँ चला जाएगा, कहाँ, इस कार्बन पे है, अब वो इस कार्बन पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और यहाँ ये हाइड्रोजन है, CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, अब ऐसे लिख तो मैं ही रहा हूं, तो मैं कैसे भी लिख सकता हूं, लेकिन CH3 को हम अगर जरूरत पड़े तो हम CH2 प्लस H भी लिख सकते हैं, CH3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड जो है यहां से यहां चला गया, तो इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन की संयोजकता कम पड़ जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहां से यहां पे भेज देंगे, ऑक्सीजन के पास में भेज देंगे। क्लियर, तो अब क्या बन जाएगा, ये बच गया इधर CH2, ये क्या रह जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर क्या है C और H, इधर CH है, उससे नीचे डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन जाएगा OH बन जाएगा इस प्रकार से।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पाइबंद का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, पाइबंद यहां से यहाँ पे चला गया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चलाव्यवता समाव्यवता कहते हैं। क्लियर हो गया, ये यहां से यहाँ पे चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे, चलाव्यवता समाव्यता कहते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कीटोन के द्वारा किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। कीटोन की यदि हम बात करते हैं कीटोन के द्वारा किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो कीटोन जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम कीटोन क्या होगा, सबसे पहले नंबर का कार्बन सबसे छोटा सदस्य CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये होगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा कि माना कि अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाता है, डबल बॉन्ड का स्थानांतरण इधर होता है, पाइबंद का स्थानांतरण इधर होता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ठीक है, तो बनने वाला समूह क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन था, कार्बन पे नीचे ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन यहां से यहां गया। यदि ये द्विबंध या पाइबंद का स्थानांतरण इस कार्बन की ओर होता तो यहां से हाइड्रोजन चला जाता। ठीक है, तो अभी यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या बन गया, OH, यहाँ द्विबंध, यहाँ जो था वो द्विबंध अब यहां लग जाएगा और इधर क्या बचा, CH2 बचा। क्या बचेगा, CH2। तो इस प्रकार से कीटोन के द्वारा भी यह समावता जो है वह दर्शाती है। क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से एस्टर, एस्टर में भी क्या होगा, जो द्विबंध आता है एस्टर मतलब C+OR, तो C और O के बीच में, क्योंकि इन तीनों में देखो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, इन तीनों के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में द्विबंध होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में जो द्विबंध है वहां से पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं पास वाले कार्बन पर, और उस कार्बन से हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है। सेम ऐसे होगा तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मध्य में से वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चलकर जा रहे हैं किसी दूसरे कार्बन पर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चलाव्यवता कहते हैं। क्या कहते हैं, चलाव्यवता कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, समावता का टॉपिक है, समावता के प्रकार क्या होते हैं वो सारा क्लियर होता है। 5 प्रकार की समावता हमने इसमें पढ़ ली है, किसमें, संरचनात्मक समावता में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट जो समावता आएगी त्रिविम समावता, उसके बारे में। लेकिन 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 अब आप सोचो क्या होगा, लेकिन का मतलब आगे क्या होगा कि त्रिविम समावता को समझने से पहले दोस्तों हमें कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ माइनर चीजें समझना जरूरी है, तो उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। और आपके इस बार संडे को जो टेस्ट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी डाल दिए हैं। बैच के अंदर जो ग्रुप है टाइम टेबल डाल दिया है, आप जाके उसे देखिए, आराम से देखिए, है ना। केमिस्ट्री में वो चैप्टर मैंने एडिकेज अभी तक नहीं पढ़ा है। आप लोगों को जो ऑनलाइन बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं, खासकर आप सभी मेरा यूट्यूब का परिवार, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यार, है ना, कि आप सभी ने मिलकर इतनी बड़ी फैमिली बना दी बहुत जल्दी। विद इन 1 मंथ या 2 मंथ हुए शायद स्टार्ट हुए हमें क्लासेज लेते हुए, तो 2000 या उससे भी कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरह से करते रहिए। ज्यादा नहीं, अपने 2 या 3 दोस्तों को बताएं कि फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों टोटली फ्री कर रखा है मैंने जेट का कंप्लीट कोर्स, उसके बाद हम ICR के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। एक्चुअल में जेट ICR सेम है, ICR में कुछ प्योर बायोलॉजी प्योर केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा हार्ड आता है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। पहले हम जेट का कवर कर रहे हैं, उसके बाद में आप अपने दोस्तों को ये बता सकते हो कि जेट ICR की फ्री कंप्लीटली क्लासेस चल रही हैं, वो यूट्यूब पर है, आप आराम से देखें। जिन बच्चों को यूट्यूब पर दिक्कत आती है तो उनको हम ऐप की रिकमेंडेशन करते हैं कि ऐप में जाके देखें। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं। आप पढ़िए, मेन चीज है। अगर आप एक बंदा भी घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मेरी मेहनत वसूल हो रही है भाई, सीधी सी बात। ठीक है, यदि आप में से आपका सिलेक्शन होता है इस बार, तो उससे बड़ी खुशी जो है वो और आपके लिए और मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, शेयर करना वो इसलिए ताकि अच्छी चीज अच्छे लोगों तक पहुंच जाए, वो मैं इसलिए कहता हूं। बाकी आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। आपके जो भी आसपास है, मैं हमेशा नोट करना ये कहता हूं कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ने वालों के साथ में नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बंदा अपनी लाइफ में सीरियस है नहीं तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये आप काम कीजिए। आपको मैं आज सोच ही रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके, वाकई में मैं आपके आभारी हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और अच्छी चीजें लाता रहूँ। अभी तो क्या शुरुआत है दोस्तों, टेंशन मतलब। ठीक है, अभी एक बार हम कोर्स कर लें, उसके बाद आपको हम बताएंगे एग्रीकल्चर है क्या चीज है एक्चुअल में। आपको प्राउड होने लगेगा कि यार वाकई में मतलब मजा आ गया, एग्रीकल्चर ले ली मैंने। हम कहाँ थे, हम त्रिविम समावता पे थे। ठीक है, त्रिविम समावता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है हम बात करते हैं, मतलब ज्यामिति समता, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्यामिति समता।
हाँ चलिए, ज्यामिति समावयवता क्या होती है कि इसमें क्या होगा कि उसकी ज्यामिति में परिवर्तन आएगा। कोई यौगिक है, उसकी ज्यामिति में परिवर्तन आएगा तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ज्यामिति समावयवता कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें क्या होता है, पहली बात, शर्त क्या है इसकी, ज्यामिति समावयवता की शर्त क्या है? शर्त यह है कि ज्यामिति समावयवता, इधर आ जाओ सभी, ध्यान से सुनो। ज्यामिति समावयवता की शर्त क्या है? ज्यामिति समावयवता की शर्त यह है कि यह समावयवता उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में होती है जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है। क्या होता है? द्विबंध उपस्थित होता है, उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको घुमाएंगे आगे, देखना। ठीक है, तो द्विबंध कार्बनिक यौगिकों में ही ज्यामिति समावयवता पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है, द्विबंध युक्त कार्बन है कोई भी, ठीक है, उस कार्बन से, द्विबंध युक्त जो कार्बन है उन कार्बनों से जुड़ने वाले जो समूह है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, तो द्विबंध युक्त कार्बन से 2 तो जुड़ गए, अब 2 संयोजकता इसकी खाली है। तो द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिकों में उस कार्बन से जुड़ने वाले जो समूह हैं, उन समूह की ज्यामिति में परिवर्तन आता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे का पीछे, पीछे का आगे। ठीक है, उनकी ज्यामिति में, उनकी स्थिति में परिवर्तन आता है, तो उसको हम कहते हैं ज्यामिति समावयवता। बात समझ में आई? समझ में आ गई ना बात अच्छे से? ज्यामिति समावयवता नाम से पता चल रहा है क्या होगा, ज्यामिति में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से होगा कि द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, उनमें कार्बन से जुड़ने वाले जो समूह हैं उनकी ज्यामिति में परिवर्तन आएगा, उससे हम क्या कहेंगे, ज्यामिति समावयवता कहेंगे। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, इधर गया, ये जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? उसमें द्विबंध युक्त कार्बन पे आ रहा है। ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये जो परिवर्तन होगा वो 2 प्रकार से होता है। इसके द्वारा यौगिक जो है उनकी ज्यामिति जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिस, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस और ट्रांस। सिस बोले तो समपक्ष, और ट्रांस बोले तो विपक्ष। अपने भी होते हैं कि नहीं होते हैं? समपक्ष और विपक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब एक तो अपनी तरफ समान समान एक तरफ, एक विपरीत में अलग अलग है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एग्जांपल को देखते हैं थोड़ा सा। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि समपक्ष और विपक्ष क्या होते हैं। ज्यामिति समावयवता तो समझ में आ गया कि ज्यामिति समावयवता कौन दर्शाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे यौगिक जिनके मध्य में द्विबंध पाया जाता है वही यौगिक ज्यामिति समावयवता को दर्शा पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं समपक्ष के बारे में, जिसको हम सिस बोलते हैं। ठीक है, समपक्ष में क्या होता है? सीधी सी बात यह है कि समपक्ष में जो द्विबंध युक्त कार्बन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि द्विबंध युक्त कार्बन तो फिक्स है, होगा ही होगा, है ना। द्विबंध युक्त कार्बन से जो जुड़ने वाले समूह हैं वो समूह एक ही स्थिति में होंगे, एक ही ओर होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? समपक्ष समावयवी यौगिक कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को समपक्ष समावयवी उनको हम कहते हैं। ठीक है, और इसमें विपक्ष में क्या होगा कि उसमें उनकी स्थिति जो है वह परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर H है, Cl है और Cl है। यहाँ पर देखो द्विबंध युक्त कार्बन था हमारा। द्विबंध युक्त कार्बन कौन से हमारे? ये वाले हैं, ये कार्बन और ये कार्बन द्विबंध युक्त हैं। इससे जुड़ने वाले समूह है H, Cl और H और Cl। कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो रही है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वह भी पूरी हो रही है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दोनों समान है, H एक समान है, Cl एक समान है। तो समपक्ष में हमने क्या कहा था कि ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह यदि समान स्थिति पर हैं, एक और हैं, हम ये समझ लीजिए एक और, या तो ऊपर है या साइड में, दोनों एक तरफ होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समपक्ष समावयवता कहते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो आती है हमारी, वो होती है हमारी विपक्ष समावयवता, जिसको हम ट्रांस समावयवता कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि द्विबंध युक्त कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, द्विबंध युक्त कार्बन रहेगा, इसको हम यहां बना देते हैं। द्विबंध युक्त कार्बन तो ये रहा। अब इससे जुड़ने वाले जो समूह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ने वाले समूह कैसे? ये है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे है। इनमें परिवर्तन आ गया। तो देखिए पहले समान समान थे, तो समान समान को क्या बोल रहे हैं? समपक्ष। और अब क्या हो रहा है? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? विपक्ष। क्या बोल रहे हैं उसको? ट्रांस विपक्ष समावयवी कहते हैं।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि समपक्ष समावयवी क्या है और विपक्ष समावयवी क्या होते हैं। समपक्ष समावयवी का मतलब होता है कि जिनमें क्रियात्मक समूह, कौन से क्रियात्मक समूह, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह समान स्थितियों पर जुड़े हों तो उन्हें हम समपक्ष समावयवी कहते हैं। और द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह यदि विपरीत स्थितियों पर जुड़े हों, आमने सामने हो गए ना इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, विपक्ष समावयवी कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आप कर ही लोगे आराम से। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें देख ही लेते हैं, ये समझ आ गया समपक्ष विपक्ष का। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लेते हैं द्विबंध युक्त कार्बन से ओके, द्विबंध युक्त कार्बन है, उससे समावयवी जो हम लेते हैं CH3 और H और CH3H, ठीक है, ये समावयवी लेते हैं। तो अब इसमें परिवर्तन किस प्रकार जाएगा, ये कौन सा है, समपक्ष है विपक्ष है, बताइए। ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों समान जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, समपक्ष हो जाएगा, है ना। इसका विपक्ष रूप क्या बनेगा, विपक्ष रूप क्या बनेगा, ये क्लोरीन जो है इनमें स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, ये चेंज हो जाएंगे। द्विबंध युक्त कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये H ऊपर आ जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, और इधर भले ही सेम रख दो, इधर CH3 है और इधर H है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आमने सामने आ गए, विपरीत स्थिति पर आ गए हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने जुड़ गए हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये समावयवी हो जाएगा विपक्ष समावयवी, विपक्ष समावयवी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो समपक्ष और विपक्ष आपको उम्मीद है आराम से समझ में आ गए होंगे। समपक्ष का मतलब क्या होता है कि जो क्रियात्मक समूह है वो समान स्थितियों पर जुड़े हैं, ऊपर है या नीचे हैं, समान स्थितियों पर है, तो उसे हम समपक्ष समावयवी कहते हैं। और यदि वो अलग अलग स्थितियों पर जुड़े हैं, विपरीत स्थितियों पर हो गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विपक्ष समावयवी कहते हैं। क्लियर? चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय समावयवता, जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक जाना है कि समावयवी क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा ये जो टॉपिक है इसमें एक चीज और हमें समझनी होगी, वो है दूसरी प्रकार की। पहली तो ज्यामितीय समावयवता थी, त्रिविम समावयवता पढ़ रहे हैं हम, याद हो तो। त्रिविम समावयवता में दो हैं, पहली है ज्यामितीय समावयवता। क्लियर हो गया कि उसकी ज्यामिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। किस प्रकार से कि द्विबंध युक्त कार्बन का होना जरूरी है और उस पर उनकी क्रियात्मक समूह की ज्यामिति परिवर्तित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब जो दूसरी आती है हमारी, वो है कौन सी, बताइए, पता होता जल्दी, दूसरी कौन सी, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है ना, अरे बताओ हैं? अच्छा, दिमाग में आ गया सर, बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी जो है हमारी वो है प्रकाशिक समावयवता। क्या होगा ये प्रकाशिक समावयवता, क्या होती है कि देखो नाम से पता चल रहा है प्रकाशिक समावयवता कि इसमें प्रकाशिक ज्यामिति जो है उसकी, ठीक है, उसकी प्रकाशिक स्थिति है, उनमें परिवर्तन आएगा। एक जो हमारा सिंपल सा प्रकाश होता है, अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझनी होगी पहले तो, ठीक है। कैसे समझनी होगी बेसिक चीज, हमारा जो साधारण प्रकाश होता है दोस्तों, ठीक है, साधारण जो प्रकाश होता है वह किस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, सभी दिशाओं में संचरित रहता है वो, है ना। आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी होगी, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, हम पढ़ के आए फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी है। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री को पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसके लिए दुनिया को देखने का नजरिया या चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। और एग्रीकल्चर में यदि वो साइंटिफिक स्टडी कर लेता है तो एग्रीकल्चर में पेड़ पौधों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हमारी एजुकेशन ही ऐसी जो हमारे अंदर चेंज ला सकती है, ठीक है। हम किसी को देखकर इतना ज्यादा चेंज नहीं होते जितना एजुकेशन को लेकर होते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, आप उतने ही डेवलप होगे, उतने ही मैच्योर बनोगे। आपके देखने का नजरिया, जिंदगी को देखने का नजरिया आपका उतना ही परिवर्तित आएगा, ये फैक्ट है। तो पढ़ाई जरूरी है। अब पढ़ाई दो प्रकार की है, एक पढ़ाई जो आप ये लोग पढ़ रहे हो, ये है जीवन निर्वाह पढ़ाई, जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं, जीवन निर्वाह आहार, ठीक है, हमने कल परसों पढ़ा है। तो इस पढ़ाई से हम एक लाइफ सर्वाइवल के एक स्टेबल रह जाते हैं, लाइफ सर्वाइवल अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जितनी अच्छी पढ़ाई, जितनी अच्छी डिग्री, उतनी अच्छी नौकरी या बिजनेस जो भी है, फिर हम अच्छे से स्टेबल करते हैं। दूसरी पढ़ाई होती है, दूसरी स्टडी होती है हमारी लाइफ से रिलेटेड, जो हमें हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगी को समझना होता है, हमें खुद को समझना होता है कि हम खुद क्या है, हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ को हम क्या देना चाहते हैं, क्या जिंदगी हमसे क्या चाहती है।
उसके बारे में जानना, उसको समझना, खुद को पहचानना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस पढ़ाई को भी साथ साथ करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि आप अभी एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे नेक्स्ट एक लेवल पर आने वाले हैं जब अब आपको अपनी जिंदगी पे मैच्योर होने वाले हैं। अब आपके लाइफ का जो टाइम पीरियड आएगा इसमें आपसे कोई रोक टोक नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप सभी 12th पास कर चुके हो, सभी कॉलेज में जाने वाले हो। कॉलेज के आगे के 4-5 साल है, वो आपके ऊपर है कि उन 4-5 सालों में आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है या बिगाड़नी है। ठीक है, दोनों ही चीजें। जिन लोगों ने सीरियसली ले लिया वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं कॉलेज लाइफ में मेहनत करके, और कुछ लोग यदि मौज मस्ती में रहते हैं तो वो मौज मस्ती में ही रहते हैं। हम कहाँ थे? प्रकाशिक समावता पे थे। ठीक है, ये सीरियस बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। दोनों तरह की स्टडी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्रकाशिक समावता में क्या होता है कि उसकी प्रकाशिकीय ज्यामिति में परिवर्तन आता है। देखिए, हमारा जो साधारण प्रकाश जो होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, वो सभी दिशाओं में संचरित करता है। जब इस साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म के द्वारा गुजार देते हैं, किसके द्वारा गुजारते हैं? निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। जब इस साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह एक समतल प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? समतल प्रकाश में। समतल प्रकाश बोले तो देखो यहाँ पे अभी क्या हो रही है, इसकी दिशा चारों तरफ है, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। समतल प्रकाश में क्या होता है कि वो प्रकाश जो है वो एक दिशा में स्थापित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, या तो ऊपर या नीचे इस प्रकार से वो जो है स्थापित हो जाता है। तो ये जो है हमारी वो क्या है? प्रकाशिक समावता है। प्रकाशिक समावता में क्या होता है कि समतल प्रकाश जो होता है उसको निकोल प्रिज्म के द्वारा उसका ध्रुवण किया जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है, वो एक साधारण प्रकाश में, एक समतल प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। साधारण प्रकाश समतल प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें वो एक फिक्स दिशा में गति करता है, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, अब ये जो साधारण प्रकाश है, सॉरी समतल जो प्रकाश है, ये जो समतल प्रकाश है ये आगे दो प्रकार से होता है। क्यों होता है दो प्रकार से? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए समतल प्रकाश में क्या हो रहा है, या तो दिशा ऊपर हो रही है नीचे, मतलब इसमें अभी भी दो दिशा हैं। पहले तो क्या हो रहा था, इसमें बहुत सारी दिशाएं थी, लेकिन अभी इसकी फिक्स दो दिशा हैं, या तो ऊपर या नीचे। तो ये जो परिवर्तित होता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन। इसकी जो दिशा है या तो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में, घड़ी किधर से किधर चलती है, इधर से इधर चलती है, तो इस दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की उल्टी दिशा को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम डी से लिखते हैं। क्लॉकवाइज को हम किससे लिखते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉकवाइज को हम डी से लिखते हैं या प्लस के द्वारा दर्शाते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज यदि उसका घूर्णन है, मतलब उसके विपरीत दिशा में है, इस प्रकार से घूर्णन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल से द्वारा लिखते हैं, उसको हम माइनस के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है? दाईं ओर। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? दाईं ओर, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? बाईं ओर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डी या प्लस, ये पूछा जाता है क्या होता है। तो यदि साधारण प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म के द्वारा ध्रुवित किया जाता है तो वह समतल प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। वह समतल प्रकाश जो है वो आगे दो प्रकार से होता है, या तो क्लॉकवाइज, उसका घूर्णन जो है, यहाँ पर क्या हो गया देखो, निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है, घुमाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। तो ये इसने इसकी दिशा घुमा दी, या तो ऊपर या नीचे, मतलब या तो दाईं ओर कर दी दिशा या बाईं ओर दिशा कर दी। तो यदि प्रकाश की दिशा दाईं ओर है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो उसको हम दाईं ओर दिशा है तो उससे हम डी या एल के द्वारा लिखते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, दक्षिण में। और यदि बाईं ओर है तो उसे वामावर्त घूर्णन कहते हैं। आप ये भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन हो रहा है तो उसको हम डी से लिखते हैं या प्लस से लिखते हैं। और ये है हमारा वामावर्त घूर्णन। ये हमारा कौन सा है? वामावर्त घूर्णन है। आपको नहीं दिख रहा? ओके, यहां लिख देते हैं। ये हमारा कौन सा है? वामावर्त घूर्णन, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसको हम एल या माइनस के द्वारा लिखते हैं। तो यदि डी आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो मतलब वो कौन सा है? क्लॉकवाइज है। यदि एल लिखा हुआ मिल रहा है मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हो गया?
ओके, अब इसके बाद में एक टॉपिक और बच रहा है हमारा छोटा सा इसमें, क्रेल कार्बन का। ठीक है, क्रेल कार्बन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आपने ये समझ लिया, हम इसको मिटा सकते हैं, मिटाना पड़ेगा बेटा। चलिए, अब उसके बाद लास्ट है समानता को आज हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट में ये तीनों चैप्टर्स आने वाले हैं। ये जो प्रकाशिक समावता होती है, इसमें सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज है जो होनी चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें घूर्णन होता है। घूर्णन किसके द्वारा होता है? निकोल प्रिज्म के द्वारा घूर्णन होता है, लेकिन उसके लिए क्रेल कार्बन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? क्रेल कार्बन का होना जरूरी है। अब ये क्रेल कार्बन क्या चीज आ गई? सर जी इतना कुछ तो पढ़ा दिया यार, समावता में 3 दिन से आप पढ़ा रहे हो, तो अब क्रेल कार्बन क्या है? तो ये भी आप समझ लीजिए क्या होता है। क्रेल कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन, ठीक है, जहां पर ये क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है। तो ये जो कोई कार्बन है, कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं? इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं चारों संयोजकताएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेल कार्बन कहते हैं। और जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब जब हम इसका बनाते हैं, तो ये हमें अलग प्रकार से, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ऐसा होता है, ओवरलैप इस पे नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, इसको यदि मैं इसमें कांच में देखूंगा तो हाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना, मतलब अपोजिट दिखेगा। अब ये तो इसके समान होगा, हाथ मेरे को ये ऐसा दिखेगा, तो जब इसको मैं इस पे ऊपर रखूंगा तो इस प्रकार से आएगा, इसको एग्जैक्टली ओवरलैप इस पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? उस गुण को हम बोलते हैं क्रेलता। उस गुण को क्या बोलते हैं? क्रेलता। तो क्रेल कार्बन का मतलब क्या होगा? क्रेल कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों समूह, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चारों समूह जो है वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेल कार्बन कहते हैं। क्लियर? और इस गुण को दर्पण प्रतिबिंब जब क्रेल कार्बन का होता है, तो दर्पण प्रतिबिंब अलग प्रकार का प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उस गुण को हम क्रेलता कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ओवरलैप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्रेल कार्बन का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ओवरलैप उस पर नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूं आपसे, देखिए जैसे यहां पर मैं जोड़ दूं CH3, यहां पर H, यहां पर OH, और इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, OH, और यहां पर हो जाएगा COOH। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब इसका दर्पण प्रतिबिंब में बनाऊंगा, तो ये OH समूह किधर है? इधर की तरफ है, तो ये OH समूह क्या आ जाएगा? HO इधर आ जाएगा कार्बन। ये ऊपर का ऊपर रहेगा, CH3 जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो इधर है, वो हाइड्रोजन किधर आ जाएगा? अब हाइड्रोजन जो है वो इधर चला जाएगा इस प्रकार से, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, COOH और हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो OH समूह था वो अभी इस दिशा में था, अब ये किधर आ गया? इधर आ गया। दर्पण प्रतिबिंब में यही तो होता है, उल्टा दिखता है वो, है ना, हमारा जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, मतलब देखो इस OH को मैं उठा के इस पे रखूंगा तो मैच होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये COOH मैच हो जाएगा, OH मैच हो जाएगा, CH3 मैच हो जाएगा, लेकिन ये OH जो है वो इधर चला जाएगा, मैच नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस गुण को हम क्रेलता कहते हैं। तो ये जो प्रकाशिक समावता है वह पॉसिबल तभी हो पाती है जब वहां पर क्रेल कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दक्षिणावर्त घूर्णन होता है या वामावर्त घूर्णन होता है। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घूर्णन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन हो रहा है। तो ये जो घूर्णन जो हो रहा है, घूम रहा है, वो किस पे घूम रहा है? वो सेंट्रल कार्बन पे घूम रहा है, इस कार्बन पे घूम रहा है, इसी पे तो घूम रहा है। ये OH था वो इधर था, इधर से किधर चल गया? इधर चल गया। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये जो मध्यवर्ती कार्बन है, मध्य का, जिस पर ये घूर्णन होता है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? क्रेल कार्बन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्रेल कार्बन कहते हैं। और इसको हम स्टार के द्वारा दर्शाते हैं, जिस पर यह घूर्णन होता है, क्योंकि घूर्णन होगा तभी वो प्रकाशिक समावता हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाशिक समावता मिरर है इस प्रकार से। तो इस समावता, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेलता कहते हैं। और यह किसके अंदर होता है? प्रकाशिक समावता के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको ज्यामितीय समावता भी, सॉरी मेरे को त्रिविम समावता है, मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके, इसी के साथ में हमारा ये जो समावता का जो मेजर टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। यदि इसमें कुछ रहेगा, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम और बेसिक टॉपिक्स जो है वो उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास तक हमने समावता का जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है। 3 पार्ट्स में है, बीच में सेकंड पार्ट थोड़ा छोटा था। ठीक है, 3 पार्ट्स में है, ये समावता कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, हमारे 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैं बता दूं, वैसे क्यों बता रहा हूं, चलो
हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अम्ल क्षार व रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उप संयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जो वो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के कुछ बच गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था सर एक बार इनऑर्गेनिक पूरी करा दीजिए, तो पहले उनको एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम हाइड्रोकार्बन जो स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में आपसे एक बात रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने 1, 2 या 3 मैक्सिमम जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, उनके साथ सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है, उनसे कहिए कि यदि आप डेली रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप स्टडी मैटर चाहते हैं, फ्री स्टडी मैटर जैसा कि हमने अभी चला रखा है, फ्री जेट आईसीआर का कोर्स चला रखा है, आपको नोट्स चाहिए, आप डेली टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं और संडे को मेगा टेस्ट होते हैं। अभी इस संडे को नेक्स्ट जो है हमारा टेस्ट मेगा टेस्ट 5th नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं फ्री में, सो आपको एक काम करना होगा, प्ले स्टोर पर जाके श्री गोविंदम क्लासेस सर्च करनी होगी और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम आपको बैचमेट कर देंगे, तो आप ये फ्री स्टडी मैटर पढ़ सकते हो। हमारा जो टारगेट है वो मेन ये है कि आप घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि इस बार जो आपके साथ में कुछ विपरीत परिस्थितियों के साथ आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है